ओके ऑपरेटिंग लीज की डिस्कशन हो रही थी, जिसमें बात हुई थी कि लेसर ओनरशिप के सिग्निफिकेंट रिस्क, और भाई ये इसी का टेम्परेचर, लेसर ओनरशिप के सिग्निफिकेंट रिस्क को रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करता, और लेसर will keep asset in his books. लेसर एसेट को अपनी किताबों में रखेगा, लेसर एसेट को अपनी किताबों में रखेगा। ऑब्वियसली अगर अपनी किताबों में रखेगा तो लेसर इसको डिप्रिशिएट करेगा, लेसर विल डिप्रिशिएट द एसेट। ओके, सवाल की तरफ आए। कॉस्ट ऑफ द एसेट ₹30,000। एसेट की कॉस्ट खुद सवाल ले आया करें। कॉस्ट ऑफ द एसेट ₹30,000। आज वाले सवाल की तरफ, आज जो नोट्स बांटे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, अभी शेयर कर लें सवाल, अभी बांट देते हैं, सब्र करें, अभी डिस्टर्ब ना। कॉस्ट ऑफ एसेट ₹30,000, शेयर करें सवाल बांट देते हैं भाई। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज ऑन 1 जनवरी 2009 is useful life is 6 years and lease term is 3 years. Annual rental payable in advance ₹8,000 to be reduced 5% annually. ये 5% annually रेंटल कम होंगे। ये पहला सवाल है अपने टाइप का, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि हर साल रेंटल्स कम होंगे। ओके, एनुअल रेंटल्स पेबल इन एडवांस 1 जनवरी 2009। कितना किराया पे किया जाएगा? 8,000। टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% एनुअली, इसको 5% एनुअली रिड्यूस किया जाएगा। टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% एनुअली। अच्छा जी, यानी 8,000 माइनस 8,000 का 5%। एक ये तरीका रिड्यूस करने का, और शॉर्टकट तरीका 8,000 इंटू 95% टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% एनुअली। जी, क्या अमाउंट आ गई? 7,600। ओके, एनुअल रेंटल जरा देखें कितने हैं। लीज टर्म इज 3 years। अगर लीज टर्म 3 साल है तो फिर एनुअल रेंटल कितने होंगे? 3। लास्ट 1 जनवरी 11। ओके, या तो बल्कि डायरेक्ट कर लेते हैं, इनटू 95%। जी, 7,000। तो दीज आर दी 3 रेंटल्स, ये 3 रेंटल हैं। जी भाई, आप दोनों जरा एंड से उठें। रेड शर्ट आप भी उठें, आए आगे, जल्दी जल्दी जरा। हाँ, आप चारों निकलें बाहर, उनको जाने दें, जल्दी करो। जी, ब्लू शर्ट आप भी आगे आए, 3rd रो में। आप आगे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी।
ओके, टोटल बता दें। 33 820 टोटल। टोटल लीज पेमेंट्स, ये आपकी टोटल लीज पेमेंट्स आ गई। ओके, before solving the question we will decide, note करें, that whether it is operating lease or is it a finance lease। सवाल शुरू करने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ये लीज ऑपरेटिंग लीज है। ओके, ए बी सी डी ई 5 सवाल पूछेंगे लीज से। पहला सवाल, सवाल में वाज़ेह तौर पे कहीं लिखा हुआ है कि तीसरे साल के एंड पर ये एसेट लेसी को ट्रांसफर हो जाएगा। सवाल में ऐसी कोई लाइन आ रही है, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी। आमतौर पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। तो अब मैं सवाल पूछने लगा हूं, विल ओनरशिप ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज? नो। जी, नोट्स किसके पास नहीं है वो बता दें, नोट्स बांट दें। ओके, ये फर्स्ट से शुरू करें। अगला सवाल, इज देयर अ परचेज ऑप्शन that lessee can buy the asset at the end of lease at a price which will be lower than fair value? ओके भाई, ऐसे हाथ खड़े किया करो फिर नजर आता है उसे। Is there a purchase option that lessee will buy the asset at the end of lease term at a price lower than fair value? Okay. Next, अगला सवाल, is lease term a major part of economic life? No. 75% या उससे ज्यादा होता फिर मेजर बनता। अभी कितने परसेंट है? 50%, इसलिए मेजर नहीं है। ओके, इज लीज टर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? नो। नेक्स्ट, is present value of lease payment is substantially equal to fair value? जी, लीज पेमेंट्स बताएं। 2280। अच्छा जी, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स बताएं जी, कैसे निकालेंगे भाई? एक कॉपी नोट्स की, अच्छा दे दी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैसे निकालेंगे? सिंपल डिस्काउंट करके। तो रेट डिस्काउंट का कितने परसेंट? ये डिस्काउंट का रेट, सुबह हो गई है, जाग रहे हैं, ये डिस्काउंट का रेट है, ये तो रेंटल कम हो रहे हैं। जी बताएं आप। नहीं, इसी को तो नहीं ले सकते डिस्काउंट का रेट। तो डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन, so we cannot calculate present value। फाइंड करने के भी एक तरीका उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उस वक्त बताया जाएगा ये जो डाटा है इससे फाइंड नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट रेट इज नॉट गिवन, सो वी कैनॉट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर जी भाई सेकंड लास्ट रो में आए। अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से कैसे डिवाइड करें?
और कैसे टेस्ट परफॉर्म करें कि ये लीज फाइनेंस है या ये लीज ऑपरेटिंग है? जी बताएं। कोई मसला नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड नहीं करते, खाली लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। खैर है, लीज पेमेंट्स बोलें 22820 और फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है। सवाल फेयर वैल्यू तो कल का था, सवाल में गिवन हुआ करेगी, और प्रेजेंट ये जो लीज पेमेंट से आप खुद कैलकुलेट किया करेंगे। फेयर वैल्यू तो सवाल में गिवन होती है जी 30,000 जी इज इक्वल टू 76%। कंपेयर किससे करना है? 90% से। तो ये 75% से कंपेयर नहीं करना होता, ये 90% से कंपेयर करना होता है। ओके, क्या 76% 90% से कंपेयर होगा या 76% वाली फिगर्स की प्रेजेंट वैल्यू 90% से कंपेयर होनी है? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, आप बताएं किसी नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? कैसे? थोड़ा सा जरा सोच के बताइएगा। ये तो लीज पेमेंट्स फेयर वैल्यू का 76% है, जब इनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो वो तो 20,000 या 19,000 के करीब आएगी। जब वो 20,000 19,000 के करीब आएगी और उसको यहां लिखेंगे तो ये 76% गिर के 70 या 72% रह जाएगा। तो जब ये 70 या 72% रह जाएगा तो ऑब्वियसली वो 90% से तो कहीं नीचे होगा। तो जरा सोचें, क्या प्रेजेंट वैल्यू कम होती है या ग्रॉस अमाउंट कम होती है? प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। जब प्रेजेंट वैल्यू कम होती है तो अभी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकली तो जवाब 90 से नीचे है, जब प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी तो जवाब 90 से कितना नीचे चला जाएगा? अब बता दें, अगर रेट गिवन होता और प्रेजेंट वैल्यू निकलती तो क्या ये 22 कम होता या 22 बढ़ता? क्योंकि आप सारे सवाल जाके देख लें, ये फिगर हमेशा ज्यादा होती थी, ये कम होती थी, इसीलिए डिफरेंस इंटरेस्ट होता था। तो इफ, अगर मैं एक इंग्लिश का फिक्रा बोलूं, इफ we have divided the lease payment divided by fair value, अगर lease payment को fair value से divide करें then figure is less than 90%, then obviously present value will be lower than 76%। present value तो 76% से भी कम होगी, इसलिए कोई जरूरत नहीं डिस्काउंट रेट की। डिस्काउंट रेट के बगैर हम बड़ा कॉन्फिडेंटली इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि 5वें सवाल का जवाब है नो। मजबूरन हमने लीज पेमेंट को डिवाइड किया था फेयर वैल्यू से, लेकिन रिजल्ट फिर भी सही निकला। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट में एरर आ गई, मजबूरी में फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया, बट नतीजा सही पता चला कि लीज पेमेंट को अगर फेयर वैल्यू से डिवाइड करें ऑब्वियसली इससे भी फिगर गिरेगी। नहीं, वो फिर ऐसे सवाल के अंदर आपको बॉर्डर पे नहीं रखेगा, और अगर ये 90% आ जाता फिर भी हम अच्छे नतीजे पे पहुंचते, क्योंकि वो 88% या 87% गिरनी तो थी वो। तो ऐसे सवाल में आपको 92-93% बॉर्डर पे नहीं पहुंचवाएगा। ओके, इस वाले का। अच्छा भाई, अब आप ऐसा करें कि ये बात लिख लें, ये नोट करें 76%, फिर ये बात लिख लें इंग्लिश में क्या लिखनी है, उर्दू में लिख लें। लिखें, अगर लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया है, अगर लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया है तो जवाब 90 से कम आया है। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू और कम हो जाएगी, और कम होगी।
ओके ओके आखिर में लिख लें नो इज एसेट ऑफ स्पेशल नेचर, कहीं नहीं लिखा हुआ नो। जी भाई, अब ये सारे डिस्कशन के बाद किस नतीजे पे पहुंचे हैं? हाँ कि ये ऑपरेटिंग लीज है। लिखें जी कंक्लूजन। इट इज ऑपरेटिंग लीज, ये ऑपरेटिंग लीज है। लेसर विल नॉट कीप एसेट, लेसर विल नॉट कीप एसेट in his books, will keep asset, lesser will keep asset in his books, lesser asset को अपनी किताबों में रखेगा। ओके ओके आंसर सारे सवालों का नो आया है, इसलिए इस लीज को कहा जाएगा ऑपरेटिंग लीज। So we received on Yakam January 2007 rupees 70 from debtor. Till 31 December 2007 sale made is rupees 55. Okay. We received on Yakam January 2007 rupees 70 from debtor. Debtor अकाउंट आपको याद होगा इस तरह बनता था, brought down, sale, cash, carry down. यकम जनवरी 2007 को हमने डेटर से कितने रुपए लिए? 70। क्या एंट्री हुई?
कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। ऑन एकम जनवरी 2007 ₹70 वी रिसीव्ड ₹70 फ्रॉम डेटर। अच्छा, टिल 31 दिसंबर 2007 सेल मेड इज ₹55। 31 दिसंबर 2007 तक सेल 55 की है। ओके, ये मेरे ख्याल से एडवांस में पैसे देके गया था, ऐसे नहीं लग रहा? बोले तो छोंट लाए। एडवांस में पैसे दे गया था साल के पहले दिन, साल के पहले दिन एडवांस में पैसे दे गया था ₹70। ओपनिंग शायद 0 होगा, तो साल के पहले दिन ये हमें कितने पैसे दे गया था मेरे भाई? 70 एडवांस में पैसे दे गया था। अच्छा, कैश डेबिट हमने किया और डेटर क्रेडिट। ओके, अच्छा, टिल 31 दिसंबर 2007 सेल मेड इज 55। 31 दिसंबर 2007 तक सेल 55 की हुई है। 31 दिसंबर 2007 तक सेल 55 की हुई है। अब क्या करें, साल का एंड आया है, तो कैरी डाउन कितना आया? बोले बोले बोले, किस साइड पे? डेबिट पे। तो ये तो करंट एसेट होता है ना, ये तो करंट एसेट होता है। अगर इधर आता तो ये करंट एसेट होता, बैलेंस शीट में करंट एसेट होता, तो ये इधर तो नहीं आ रहा कैरी डाउन। आमतौर पे तो कैरी डाउन इधर आता है, ब्रॉड डाउन तो चलो गिवन नहीं था जी, कैरी डाउन इधर नहीं आ रहा। अब क्या करें, दूसरी साइड पे लिख दें, चलो ठीक है। कैरी डाउन बैलेंसिंग जी कितना? 15। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या करें फिर? बैलेंस शीट में क्या करें? बैलेंस शीट में क्या नेचर है इसकी? एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी किस चीज की? लाइबिलिटी के नेचर क्या होगी? लाइबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर। क्या मतलब? उसने ₹15 इस साल उसको बेची कितनी चीजें? दे के कितने गया? 70। तो कितने नहीं दे के क्या चीजें? 15 की। ये 15 की इस साल दे दी या अगले साल दे देंगे? अगले साल दे देंगे। तो कभी आपने देखा कभी किसी और अकाउंट में भी ओवरड्रॉन देखा? कभी किसी और अकाउंट में भी देखा आपने? कभी बैंक के अकाउंट में कैरी डाउन इधर नहीं होता था, कहाँ आ जाता था? ब्रॉड डाउन यहां से चलता था, लेकिन घूमते घूमते कैरी डाउन यहां आ जाता था। तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ओवरड्रॉन बैलेंसेस भी आ जाते हैं, कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें एबनॉर्मल बैलेंसेस भी आ जाते हैं। तो अगर किसी अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल बैलेंस आ जाए तो बैलेंस शीट बनाते हुए आंखें खोल के रखनी है, बैलेंस शीट बनाते हुए आंखें खोल के रखनी है कि बैलेंस किस साइड पे आ रहा है। अब बोले मैं डेटर से रिसीवेबल कहूं या डेटर से ज्यादा आ गया हुआ है? ज्यादा आ गया हुआ है। इसको एडवांस भी कहते हैं, अनअर्न्ड भी कहते हैं। अनअर्न्ड क्यों कहते हैं? आ गया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं, आ गया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं। तो बैलेंस शीट में ये कहां जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। किस नाम से? अनअर्न्ड। हालांकि अकाउंट तो रिसीवेबल नेचर का है, ये क्या चक्कर है? अगर कभी रिसीवेबल नेचर के अकाउंट में रिसीवेबल ज्यादा आ जाएं और सेल कम हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं। ये बैंक अकाउंट भी तो पॉजिटिव नेचर का है, तो इसमें भी ओवरड्रॉन आ जाया करता था। तो अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम कितनी अनअर्न्ड है? आ गई है बट कमाई नहीं। नोट कर ले, ये वैसे ही एक डिस्कशन पुरानी, ताकि अगली बेस बने। डेटर जज्बाती हो के साल के शुरू में ज्यादा पैसे दे गया था, चीजें बेचते रहे, फिर भी इतनी चीजें नहीं बेच सके कि जितने पैसे हैं उसके बराबर हो जाए। तो देयर इज अ लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर। इस करंट लायबिलिटी की नेचर है लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर।
जी एंट्री बताएं कैश की। कैश नहीं एडवांस का आप लफ्ज़ यूज ना करें ना, मैंने तो एडवांस का अकाउंट बनाया नहीं। कुछ किताबें ऐसे कहती हैं एडवांस का अलग अकाउंट बनाती हैं, वो फिर जरा बात फैल जाएगी। जनरल एंट्री करनी आपने सीखी हुई इंट्रो की क्लास में। इंट्रो की क्लास में टीचर जनरल एंट्री करवाते थे, कैसे करवाते थे? डेटर की क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो डेटर क्रेडिट, तो कैश डेबिट। तो बोले जी यकम जनवरी 7 को क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, पैसे ज्यादा आ गए, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो आमतौर पे डेटर एसेट नेचर का अकाउंट होता है, ये एक लाइबिलिटी सी बन गई हमारे ऊपर। ये लाइबिलिटी अब खत्म हुई साल के एंड पे, थोड़ी बहुती को खत्म हुई इसमें से। ये देखने में तो डेटर अकाउंट है लेकिन लाइबिलिटी अब कुछ थोड़ी बहुती खत्म हुई। जी भाई इस रो में आए, 4th रो में। जी बोले 31 दिसंबर 7 को क्या एंट्री होगी? बोले 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 बड़ी नॉर्मल सी एंट्री है, क्रेडिट सेल की एंट्री सीखी हुई है बचपन में, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा इंट्रो की क्लास में ये एंट्री फौरन क्यों समझ आती थी? इधर देखें ऊपर, ये एंट्री टीचर पहले कराता था, ये बाद में कराता था, फौरन समझ आती थी। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? बोले 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 डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल की 55। हाँ साल के पहले दिन डेटर बना नहीं तो फिर एक और ऑप्शन हो सकती है, आप एक अलग अकाउंट बनाओ अनअर्न्ड का, वो बना के भी चल सकते हो, सही है। कई दफा ऐसा होता है कि एक डेटर होता है, हमारा उससे मुआहदा हो जाता है, यार तू मेरे से ही चीजें खरीदा करेगा, कहते हैं हाँ मैं तेरे से ही खरीदा करूंगा। हमने कहा फिर तेरा एक डेटर का अकाउंट बना देते हैं, पैसों का आना जाना नहीं देखेंगे, कभी इधर पड़े होंगे कभी इधर पड़े होंगे। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि एक डेटर से आपने एग्रीमेंट कर लिया, यार तू सामान सारा मेरे से खरीदेगा, कहता है ठीक है, कहते हैं मैं कुछ पैसे दे जाया करूंगा, चीजों का हिसाब बाद में कर लिया करेंगे। तो हमने कहा ठीक है तेरा नाम मैं डेटर ही रखूंगा, कहता है कोई मसला नहीं, तेरा दिल चाहता है ना पैसे लेने हैं, कभी कभी ज्यादा भी दे दिया करूंगा, नाम मेरा डेटर रख ले जैसे तेरी मर्जी। तो इट मे हैपन इन द रियल वर्ल्ड, ओके, इट विल हैपन इन द रियल वर्ल्ड। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 1 में वापस आ जाए। अच्छा भैया अब रिसीट्स कैसे आ रही हैं? 8000, 7600 और 7220। अच्छा डेट इंस्टॉलमेंट के बाद अगला कॉलम कौन सा बनता है? बोले 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 डेट इंस्टॉलमेंट के बाद अगला कॉलम कौन सा बनता है? प्रिंसिपल। उससे अगला कॉलम, उससे अगला कॉलम बैलेंस। लेकिन ऑपरेटिंग लीज के अंदर हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बनाएंगे। ऑपरेटिंग लीज के अंदर ये हमें किराया आ रहा है या ये टोटल है जिसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट में स्प्लिट करें? ये किराया आ रहा है या ये टोटल है जिसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट में स्प्लिट करें? अच्छा मुझे बताएं पहले साल की इनकम क्या है? रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम तो नहीं है ना, रेंटल इनकम तो है, कुछ ना कुछ तो हम कमा रहे हैं, ऐसे तो नहीं लीज पे दिया हुआ। ये पहले साल की रेंटल इनकम, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की, मुझे पता था एक बोलेगा बंदा 22820, ये टोटल है भाई सबका। अच्छा तो आप हजरात कह रहे हैं पहले साल की इनकम 8000 है, दूसरे साल की इनकम 7600 है, तीसरे साल की इनकम 7220 है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एसेट होगा इससे जो लेसी बेनिफिट ले रहा होगा वो हर साल बराबर ले रहा होगा, हर साल बेनिफिट कम होता जा रहा होगा? क्यों? एसेट की नेचर आपको पता है, मे बी गाड़ी हो, मे बी मशीन हो, हर साल सेम माइलेज दे रही हो, मे बी मशीन हो हर साल सेम यूनिट्स बना रही हो, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। इसलिए हम एज्यूम ये किया करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि एसेट हर साल सेम बेनिफिट दे रहा है। अगर एसेट हर साल सेम बेनिफिट दे रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इस बात का क्या मतलब है? हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कह दें कि इनकम डिमिनिशिंग बेस पे रिकॉर्ड कर लो तो स्टैंडर्ड कहता है नो। अगर इंफॉर्मेशन की कमी है और सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है then you will always assume कि standard is giving asset is giving benefit on straight line basis। asset किस बेस पे benefit दे रहे हैं? अगर asset straight line बेस पे benefit दे रहे हैं तो अगला सवाल ये है कि फिर लेसर लेसी से किराया क्यों कम मांग रहा है? तो भाई वो तो लेसर ने लेसी को अट्रैक्ट करने के लिए किया है,
कि भाई 8,000 किराया दे दो, तो मैं अगले साल 7600 कर दूंगा, उससे अगले साल 7220 कर दूंगा, ताकि लेसी बीइंग अ कस्टमर फंस जाए और इसी लेसर के पास आए और कई बाकी लोग तो किराया कांस्टेंट मांगते हैं, ये किराया 5% कम करके मांग रहे, तो इसलिए मैं इसके पास चला जाता हूँ। लेकिन जो ये तो ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म है, किराया कम हो रहा है, कहीं नहीं लिखा हुआ एसेट का हर साल बेनिफिट भी कम हो रहा है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि एसेट इज गिविंग बेनिफिट ऑन सेम बेसिस, एसेट सेम बेसिस पे बेनिफिट दे रहा है। इसलिए रेंटल इनकम क्या होगी वो देख लें। रेंटल इनकम 22,820 डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों? देयर आर हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स? 3, तो 22,820 डिवाइड बाय 3 7607। 7607 इज योर रेंटल इनकम पर ईयर। आप हर साल कितना इनकम में लेके जाएंगे? 7607। ये इन तीनों की एवरेज ले लिया, इन तीनों की एवरेज ले लिया 7607। बैलेंस अभी सब कुछ करेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस भी बनाएंगे, एंट्रीज भी करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले साल आया कितना, कमाया? गुड। अगले साल आया कितना, कमाया? 7607। तीसरे साल आया कितना और कमाया कितना? तो नीचे लिखे हैं रेंटल इनकम के नीचे नोट, रेंटल इनकम will be recorded, will always be recorded on straight line basis. Rental income will always be recorded on straight line basis. रेंटल इनकम को हमेशा स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। Unless question specifies otherwise. वो फिर कोई भी मेथड बता सकता है, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड भी बता सकता है, कोई भी मेथड बता सकता है। अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइज अदरवाइज, अनलेस के सवाल किसी और तरह कह दें, जोहर उनको बुला के कह दें, इसको ऊपर कर दें, मैसेज कर दें। अच्छा जी, अब नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर एन अकाउंट। Just like debtor, just like debtor, अगर कैरी डाउन इधर आया तो इट विल बी रिसीवेबल, अगर कैरी डाउन इधर आया इट विल बी, और अगर कैरी डाउन इधर आया, इधर देखें, सेल को छोड़ें, मिसाल के तौर पर मैं अज्यूम करता हूं किराया है, किराया आया कितना, आया कितना 70, कमाया कितना 55, कितना ज्यादा आया, कितना ज्यादा आया 15। सिमिलरली इधर चलिएगा। ओके, सबसे पहले मैं 1 जनवरी 2009 की डेट डालने लगा हूं। आप एक बात याद रखिएगा, कैश की ट्रांजैक्शन को कभी भी ओमिट नहीं किया जा सकता। जिस दिन कैश आया उसी दिन रिकॉर्ड की जा सकती है, उससे एक दिन आगे पीछे नहीं किया जा सकता। कैन आई डिले द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश टिल 31 दिसंबर 2009? व्हाई आई कैन नॉट डिले द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश टिल 31 दिसंबर 2009? बिकॉज मेरी दराज में जिस दिन कैश आएगा मैं उसी दिन उसको रिकॉर्ड करूंगा, वरना जो है मेरे रिकॉर्ड शो करेंगे कैश आया नहीं, हालांकि दराज में पड़ा होगा। तो जरा सोच के बताएं, कैश आया किस दिन? 1/1/9 को। कितना आया? बिल्कुल इसी पैटर्न पे चल रहा है। कितना कैश आया? 8,000। अब हम वेट कर रहे हैं कि हम इसे आए तो चीजें बेचें या आए तो सर्विस दें। बोले बोले बोले, इसको सर्विस देनी है, इसको एसेट प्रोवाइड करना है, या इसको चीजें बेचनी है? सर्विस इसे कब प्रोवाइड करेंगे? साल के एंड तक इसको 1 साल पूरी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे।
31/12/2000, बोले 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 31/12/2009। क्या लस लिखूं, इनकम का लस लिखूं या सेल का लस लिखूं? सेल तो नहीं, सेल ऑफ गुड्स तो नहीं है। क्या लस लिखूं सेल की जगह? इनकम का लस लिखूं। बट मुझे बताएं इनकम कितनी है? बोले 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 इनकम कितनी है? 55 नहीं, इनकम 7607। अब मेरे ख्याल से कुछ रिसीवेबल है अभी तक। कैरी डाउन इधर नहीं आ रहा, नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा ये अकाउंट। बोले 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 नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। अच्छा, आया कितने पैसे हैं? उसको सर्विस कितनी दी है? बाकी सर्विस अभी दे दें या फिर कभी दे देंगे? फिर कभी दे देंगे। अब मुझे बताएं साल के एंड पे हम लायबल फील कर रहे होंगे या एंटाइटल्ड फील कर रहे होंगे? आया कितना? बोले 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 8000। कमाया कितना? अच्छा, बनता कितना था हमारा? 7607। लेकिन लीज ऐसे स्ट्रक्चर हुई थी कि मिल कितना गया? कितना ज्यादा मिला? पहले बता दें 100% सेम लग रहा है? 100% सेम लग रहा है जी? कितना ज्यादा आ गया? 393। बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी शो होगी? 393। अच्छा, ये लायबिलिटी लीज के एंड पे खत्म हो जाएगी या लीज के एंड तक रहेगी ये लायबिलिटी? जरा 3 साल का अकाउंट बना के देखते हैं क्या बनेगा। ओके, यकम जनवरी 2000, बोले बोले 10। अभी तक पुरानी सर्विस कितनी देनी है? बोले 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 393। अभी तक पुरानी सर्विस कितनी देनी है? इजलाल जगह बनवा दें। 393। अच्छा, कुछ आया भाई? पीछे क्या देख रहे हो? कुछ आया? कितना आया? किस दिन आया? 1/1/2010। कितना आया? अभी पुरानी सर्विस दी नहीं थी और आ गया। अभी पुरानी सर्विस दी नहीं थी और आ गया। अच्छा भाई, साल के एंड पे कुछ कमाया? कितना कमाया? 7607। इस साल उसको सर्विस दी, इस साल उसको एसेट हमने प्रोवाइड किया, इस साल वो एसेट यूज करता रहा। ओके, 31/12/2000। अभी नोट ना करें, साथ साथ नोट जमा नहीं करने। 31/12/2010 में कितना कमाया? 7607। ओके, अगर कैरी डाउन इस साइड पे आ रहा है तो शायद कुछ रिसीवेबल होगा, अगर उधर आ रहा है तो स्टिल अनअर्न्ड होगा, स्टिल एक लायबिलिटी होगा। जरा चेक करें कहां आ रहा है। इसी साइड पे आ रहा है अगेन। 31/12/2010 कितना? 386। आखिरी साल देखते हैं क्या होगा। ओके, तो जसूस। अच्छा भाई, पिछले साल का कैरी डाउन कितना? इस साल का कैरी डाउन, सॉरी इस साल का ब्रॉड डाउन 386। ओके, इस साल अभी और भी कुछ आ गया। कितना? आसान है ना। इस साइड पे कैश चल रहा होगा और इस साइड पे इनकम चल रही होगी, डेटर अकाउंट की तरह। इस साइड पे कैश चल रहा होगा, इस साइड पे इनकम चल रही होगी। ओके, अच्छा, कुछ किताबों में इस अकाउंट का नाम ऐसे लिखा हुआ है, रिसीवेबल/अनअर्न्ड। ये अच्छा नाम है, ये भी वैसे अच्छा नाम है। कुछ किताबों में इसका नाम ऐसे लिखा हुआ है। चलें, खैर है, छोड़ें। अच्छा जी, कैश, क्योंकि दोनों तरह चल रहा है ना। बैंक अकाउंट कभी नॉर्मल होता है, कभी ओवरड्रॉन होता है जी। कैश, कैश यकम जनवरी 11 कितना कैश आया? 7220। ओके, कुछ कमाया? कितना? 31/12/11। कितना? ओके, डिफरेंस कितने का आ रहा है? करें 1 रुपए का। 1 रुपए का तो खुद आपने डिफरेंस क्रिएट किया था, देखें कैसे। कैलकुलेटर पकड़ें। 1 रुपए का तो डिफरेंस आपने यही खुद ही क्रिएट कर दिया था। 7607 को पकड़ें और मल्टीप्लाई करें 3 से। हाँ जी, 7607 को मल्टीप्लाई करें 3 से, क्या जवाब आया? 22821। अगर आप इसको पॉइंट में रखते तो फिर ये डिफरेंस ना आता। ये डिफरेंस तो हमें खुद ही पता चल गया, हम खुद ही इधर से क्रिएट करके चले हैं। अगर हम इसको राउंड ना करते तो ये डिफरेंस ना आता। तो ये असल में 7607 नहीं था, ये 7606.67 था। अगर वो लेके चलते तो फिर 1 रुपए का डिफरेंस भी ना आता। तो अब 1 रुपए का डिफरेंस क्या करना है? शो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्या आप कहें जी, बल्कि कैरी डाउन इधर आ रहा होगा,
और ये ना रिसीवेबल है ना अनअर्न्ड है, ये राउंडिंग का डिफरेंस है, ये राउंडिंग का डिफरेंस है। तो पेपर में इसका तरीका ये होता है, यू आर नॉट सपोज टू शो इट, जस्ट क्लोज इट, ही नो व्हाई देयर इज डिफरेंस, उसको पता है 1 रुपए का डिफरेंस क्यों आया, ठीक है, इट इज ड्यू टू राउंडिंग। और वो चेक भी कर लें, तसल्ली नहीं हो रही तो चेक करें, 7607 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट, ओके। तो इधर देखें जी, ये वाली साइड क्या शो करती है, कैश का आना, और ये वाली साइड क्या शो करती है, गुड्स का बेचना या सर्विसेज का रेंडर करना। और किसी भी वक्त ये दोनों मैच ना कर रहे हो, तो अगर इधर बैलेंस पड़ा रिसीवेबल और इधर बैलेंस पड़ा अनअर्न्ड, ओके। अब आप इधर होल्ड पे रहें और मुझे 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस और 3 साल की बैलेंस शीट बना दें, 2011, 2010 और 2009। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा जी, बोले 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 बोले, रेंटल इनकम, बोले जी 2009 की रेंटल इनकम, बोले कोई, बोले बोले बोले, लेजर लेजर लाइट, लेजर लाइट लास्ट में दे दें, लास्ट में दे दें, वो यूज कर लेंगे जी। 2009 की रेंटल इनकम बोले, इतनी दूर से वैसे फोकस नहीं होगा जी, बोले 2009 की रेंटल इनकम 7607 और 2010 की रेंटल इनकम 76, आगे भेज दें मुश्किल होगा, 2010 की रेंटल इनकम 7607 और 2011 की रेंटल इनकम 7607 से, अच्छा जी। ये किसकी रेंटल इनकम है, अच्छा ये रिसीवेबल है। मैन कैन यू सी एनीथिंग हेयर, क्या आप अपनी ये अंदर की आंख खोल के, दिल की आंख खोल के देखें, फिर भी कुछ नजर नहीं आ रहा अंदर, तो यहां कुछ नहीं है, इट इज नॉट रिसीवेबल। इफ इट इज नॉट रिसीवेबल देन इट इज अनअर्न्ड, ओके। तो बैलेंस शीट में लकीली हर साल क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज में, बोले बोले बोले, शर्माए ना, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, ओके। 2009 की बोले 393, 380, तो लीज खत्म होगी तो फिर अनअर्न्ड कहां से होना, नोट कर लें। ये सिर्फ देखें, टी काउंट कोशिश करें खुद बनाएं, टी काउंट कोशिश करें खुद बनाएं, एंड इट्स ओवर। जनरल एंट्रीज करेंगे अभी, डेप्रिसिएशन फिर मैं कैलकुलेट करूंगा जनरल एंट्रीज में, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहां लिखूंगा, और फिक्स्ड एसेट्स अभी मैं यहां शो करूंगा, उसके लिए मैं अभी वेट कर रहा हूं, जनरल एंट्रीज के बाद करूंगा। डेप्रिसिएशन भी शो होगी, लेसर विल कीप द एसेट इन हिज बुक्स भी होगा। कौन से वाली आसान है, ऑपरेटिंग आसान है, फाइनेंस, दोनों। ये क्या है, ये नहीं मुश्किल था, नहीं अच्छी बातें की हैं, और फाइनेंस मुश्किल है, आसान है। जी भाई, घर जाके क्या नगमा आपने पढ़ना है, आना कमाना। इस साइड पे क्या, इधर बोले आना कमाना, बोले आना कमाना, आना कमाना, आना कमाना, ये आना ये कमाना। देखें ये प्लीज फोकस करें, ये आप लोग ये बातों को इजी लेते हैं, ये बातें होती हैं। आना कमाना, आना कमाना, आया कमाया, आया कमाया, आया कमाया, आया कमाया। तो आया कमाया में डिफरेंस हो सकता है,
वो मे बी रिसीवेबल हो, मे बी अनअर्न्ड हो। एक बिलाल भाई थे, कोयटा से आए थे पठान, पहली टाइम में उनका FR2 पास हुआ। मैंने कहा क्या वजह बनी? कहते लीज का सवाल हो रहा था, मैं फंस गया था, फिर मुझे समझ नहीं आई क्या करूं, फिर मैंने सारी बातें छोड़ी, मैंने कहा हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देते हैं। तो कहते वहां से फिर सवाल सॉल्व होना शुरू हो गया था। तो इसलिए बातें जो है वो सुना करें और गौर से अप्लाई किया करें। देयर कैन बी डिफरेंस इन आया एंड कमाया, वो टी काउंट आपको बता देगा डिफरेंस किस साइड पे है। अच्छा, आप सजेशन दे दें, इस अकाउंट का नाम रिसीवेबल स्लैश अनअर्न्ड रखते हैं या रिसीवेबल पे ही चलने दें? रिसीवेबल पे चलने दें। वैसे स्लैश अनअर्न्ड भी रखा जा सकता है नाम, कोई हर्ज नहीं, वो ज्यादा बेहतर भी हो सकता है, बस ठीक है रिसीवेबल पे चलने दें। ओके चलें जी, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री टाइम टाइम टाइम, जनरल एंट्री टाइम यार, पहली जनरल एंट्री टाइम प्लीज, बस अकाउंट देख के बोलें। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये ना समझिएगा एकदम रिसीवेबल कैसे क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हुआ नहीं था, वो पूरी बात कर दी है, ये अकाउंट अनअर्न्ड से मिलता जुलता है जी। पहली एंट्री बोले, सारे बोले, रिसीवेबल, बोले बोले बोले, रिसीवेबल इनकम, अगली अच्छा, इसके अलावा कोई और एंट्रीज? एसेट खरीदने की एंट्री होगी और डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी। पहले मैं एसेट खरीदने और डेप्रीसिएशन की एंट्री करने लगा हूं। साल हमारा कौन से पहला भाई? 2009। ओके चलिए जी, यकम जनवरी 2009 को एसेट खरीदवाएं, हिम्मत करें, 2-3 बंदे आए, एसेट खरीदने चलते हैं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, जी बोले 30,000 कि भाई ने तीसरी दफा सर के जूते को जूता मारा है। ओके, एसेट डेबिट, बोले बोले कैश क्रेडिट, और ये दो एंट्रीज की जगह छोड़ रहा हूं मैं, आना कमाना, आना कमाना, आना कमाना। अच्छा जी, 31/12/2009 डेप्रिशिएट करवा दें इसको। अब सोचें सोचें, डेप्रिशिएट 3 साल पे करें या 7 साल पे करें, सॉरी 6 साल पे, 3 पे करें 6 पे करें? भाई वो जो रूल बताया था ना, ओनरशिप विल ट्रांसफर और विल नॉट ट्रांसफर, वो लेसी के लिए था। वो रूल जाके देखिएगा, उस पर बड़ा बड़ा करके दिखाया था, डिस्कशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ लेसी। आज डिस्कशन ऑफ डेप्रिसिएशन होने लगी इन द बुक्स ऑफ लेसर। ये हमेशा यूजफुल लाइफ पे करेगा, ऑलवेज। ऑपरेटिंग लीज में हमेशा किस पे करेगा? यूजफुल लाइफ पे, बस। क्योंकि इसके पास 3 साल इसके पास रहने, इस लेसी के पास, फिर वापस किसके पास आ जाने? लेसर के पास आ जाने। तो किराए पे दिया हुआ है या लीज पे दिया हुआ है? किराए पे दिया हुआ है, फाइनेंस लीज पे नहीं दिया हुआ। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? अच्छा, राइट ऑफ यूज क्यों नहीं आपने किया? ये तो राइट ऑफ यूज है ही नहीं, ये तो एसेट ही किसके? लेसर का। 30,000 डिवाइडेड बाय 6, इट कम्स टू 5,000। अगले साल क्या करूं? एसेट खरीदेंगे? अच्छा, डेप्रिशिएट करेंगे अगले साल? 31/12/2010 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके, 2011 में वी विल अगेन बाय द एसेट? नो, वी विल नॉट बाय द एसेट, वी विल ओनली
डिप्रिशिएट जी 31/12/2011। मेन काम आपका हो गया है, अब जो है वो अगला काम है। बालों की कटिंग कराने जाएं तो कुछ हजरात जो है पहले दाएं बाएं से करते हैं, फिर दरमियान से शुरू करते हैं। तो अब ये दरमियान की तरफ आ जाएं। ओके, अब टी काउंट देख के बस एंट्री बोलनी है। बोलें। यकम जनवरी 2009 क्या आया? कैश आया। कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। ये किस क्लास में ऊपर मंजी है? 31/12/2009। जी बोलें। रिसीवेबल डेबिट नहीं, इनकम नहीं, पूरा नाम यूज कर लें उधर। रेंटल इनकम जी कितना? 7607। ये पेपर में अगर जनरल एंट्रीज मांगी है तो ये टी काउंट बनाना पड़ेगा। ये टी काउंट बनाना मुनासिब है ताकि बैलेंस शीट अगर मांगी है तो कैरी डाउन्स भी निकल आए। ओके, अगले साल जी मुझे बता दें, कैरी डाउन की कोई जनरल एंट्री होती है? ब्रॉड डाउन की कोई जनरल एंट्री होती है? सिर्फ किसकी एंट्री होगी? कैश जी। यकम जनवरी 2010 कितना? 7600। क्या हुआ? ओ सॉरी, यकम जनवरी 2010 कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 7600। 31/12/10 एंट्री बस सोचनी नहीं है। अब सोचना खत्म, सोचना यही तक था। सवाल में सोचते ही रहे तो फिर अगले सवाल के लिए सोच जो है डिप्रिशिएट हो चुकी होगी। रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, अब सिर्फ एंट्री देख के कर देनी है। होमवर्क वाला रिव्यू कर लें, सवाल डिटेल टिकिंग कोई चीज है तो बता दें। 7607 ओके। जी रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट जी।
Okay, at some time, maybe after 5 or 6 years, जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके जहन में एकदम ये सवाल आएगा कि कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट एंट्री कैसे हो गई, रिसीवेबल तो क्रिएट नहीं हुआ, रिसीवेबल रिवर्स कैसे हो गया। तो भाई आपको मैंने बता दिया है इस अकाउंट के डोल नेचर है। अगर ये बात आपको कभी कंफ्यूज करे और आप पढ़ा रहे हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को कह दीजिएगा फिर स्लैश अनअर्न्ड लिख दो हर जगह पे, रिसीवेबल स्लैश अनअर्न्ड, रिसीवेबल स्लैश अनअर्न्ड, तो फिर कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगी। अगर इसको अनअर्न्ड समझें तो देखें कैसे बनेगा, कैश डेबिट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस क्रेडिट। अब सर्विस दे दी तो एंट्री बनी लाइबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट। क्या चीज, ये देखो कैश आया तो हमने कहा डेटर को क्रेडिट कर दो, इसका मतलब है कैश डेबिट। अब डेटर एसेट नेचर का नहीं रहा, कैश डेबिट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस क्रेडिट। अब उसे सर्विस दे दी तो ये जो लाइबिलिटी थी, अब ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट फिलहाल बना हुआ है, लाइबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट सर्विस देने पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको ये बात कंफ्यूज करे तो आप इसको लाइबिलिटी समझ सकते हो। आप इस तरह एंट्री कर लो, ये एंट्री करो कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, ये तो नॉर्मल एंट्री है, इस तरह समझ लो। पहले मैं लाइबिलिटी काउंट करके ही करवाता था लेकिन वो काफी सारे सवालों में इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती थी, बड़ा टाइम लगता था समझाने में, इसलिए इस तरह इसको चेंज किया। ओके चलें जी, नोट बना दें, लिखें जी, नोट बनाना है। आप नोट पहले साल का बना लेते हैं, सिर्फ 31/12/2009 का, 31/12/2009। ब्रैकेट में छोटा सा लिखें, ये नोट किसका बनाने लगे हैं, लेसर का लेसी का? सवाल किसका चल रहा है? लेसर का। फाइनेंस से ऑपरेटिंग की डिस्कशन किसके लिए है? लेसर के लिए। एसेट खरीदा कितने था? लेसर ने। और किराए पे किसने दिया? लेसर ने। और किराया कौन रिसीव कर रहा है? लेसर। अच्छा मुझे ये बता दें कि लेसर के नोट में क्या क्या आता है? 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, इधर लिखें उर्दू में। ऑपरेटिंग लीज में नोट में सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन नहीं आएगी, बाकी सब आएगा। ऑपरेटिंग लीज में नोट में सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन नहीं आएगी। अब परेशान ना हो, सुबह घर जाके सोचना, पैसे आए लाइबिलिटी बढ़ी और पैसे सर्विस दी लाइबिलिटी कम होगी। ओके अच्छा जी मुझे ये बता दें अगर मैच्योरिटी एनालिसिस बनेगा तो उसका मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने का रूल क्या है? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। ओके अच्छा हाँ सॉरी, ये मेरे पूरा कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस, मादरत पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 5,000। और नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज नहीं आएगा। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एसेट क्लास पे लिख सकते हैं पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जी। 30 - 5
30 माइनस 5 माइनस 5, 30 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, 15। ओके, ओके, पूछो, नोट बनाएं जी। लेसर नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। किताब में जो है ना, कुछ जगह पे मैं देख रहा था इंग्लिश जो है वो नोट के नीचे लिखी हुई है, ऊपर ही लिख दिया करें। ऑपरेटिंग लीज 10.1, द कंपनी बोले हैज entered into an operating lease agreement, entered into an operating lease, rentals will be reduced, बोले 5% annually। अच्छा, इसमें ना एक और लाइन आती है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीज, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन वाली लीज हमारे सिलेबस में नहीं है। देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीज, लीज पे कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जी फोकस है, हमारा साल है, हमारे साल के पेमेंट शुरू में हुई है एंड पे हुई है? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। अच्छा, कोई बता सकता है 31/12/9 के लिए करंट लेस देन 1 ईयर कौन सा? 31/12/9 के लिए 31/12/10, और 1 to 2 ईयर 31/12/11, और 2 to 3 ईयर्स। अब बता दें लेस देन 1 ईयर में क्या आएगा, और 1 to 2। बस खत्म हुआ। ये नोट था, नोटी थी छोटी सी 7220, लेस देन 1 ईयर 1 to 2 ईयर। जी 1 for रिकॉन्सिलेशन नहीं बन सकती ना। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम कहां से आएगी? इंटरेस्ट इनकम तो सवाल में है ही नहीं, तो फिर अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम कहां से आ जाएगी? इसलिए रिकॉन्सिलिएशन नहीं बन सकती।
जी, अब तो आसान फील हो रही है ना ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, अब ये 2 सवालों के जवाब दे दें। अभी तक हमने कितने किस्म की लीज पढ़ ली है? 3 किस्म की टोटल, शुरू से लेके लेसी की, लेसर की 2 किस्म की, फाइनेंस और ऑपरेटिंग। अच्छा, अभी लेसी की लीज में जरा रिवाइज कराएं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? लेसी की बैलेंस शीट में राइट ऑफ, इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी, इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में सिमिलरली लेसर की फाइनेंस। बैलेंस शीट में लीज, इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर सवाल एडवांस का हो तो लीज रिसीवेबल की बजाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। आज नई बैलेंस शीट और नया प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, इसको जरा घर जाके ना बार बार याद करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर विल कीप द एसेट, देयरफॉर बैलेंस शीट इज शोइंग depreciation, therefore balance sheet is showing asset and profit and loss is showing depreciation। एसेट किराए पे दिया हुआ है, ये जो अनअर्न्ड आ रहे हैं ना, ये इस वजह से आ रहा है कि बराबर नहीं है। अगर 8,000 होता तो फिर अनअर्न्ड ना होता, क्योंकि फिर जो आया होता वो भी 8,000 होता, जो कमाया होता वो भी 8,000 होता। तो जब कभी किराया बढ़ेगा या कम होगा तो या अनअर्न्ड आएगा या रिसीवेबल, या अनअर्न्ड आएगा या रिसीवेबल आएगा। ये रेंट होगा या इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा? रेंट रिसीवेबल होगा। तो ये अनअर्न्ड क्या है? अनअर्न्ड रेंटल इनकम। और प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट इनकम की बजाय कौन सी इनकम आएगी? रेंटल इनकम। तो इट इज अ कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ऑपरेटिंग लीज। इसमें और कोई चीज नहीं आएगी सिवाय इसके कि अनअर्न्ड की जगह, बोले अनअर्न्ड की जगह क्या आ सकता है? रेंट रिसीवेबल आ सकता है। ठीक है, 2-3 मिनट बातें कर लें फिर आगे चलते हैं। भाई ब्लू शर्ट, आपने लेट क्लासेस ज्वाइन की हैं? ओके, करें इस सवाल को एरियर में, फिर जाएं। 5 मिनट लें, 7 मिनट लें, या आपकी मर्जी है। इस सवाल को एरियर में सॉल्व करके जनरल एंट्रीज दिखा दें मुझे और जाएं फिर। मेरे ख्याल से ना 5-6 मिनट लगेंगे सिर्फ। देखें कैसे, 1 मिनट ये देख लें।
यहां डेट्स एडवांस वाली लिखेंगे, एरियर वाली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये 3 से डिवाइड करेंगे यही आएगा। उसके बाद क्या बनाएंगे, टी अकाउंट बना के एंट्रीज, पूरा काम 5-7 मिनट का, सारी फिगर्स भी निकली पड़ी हैं। एरियर में सवाल करें और छुट्टी करें जल्दी, घर वालों को बता दें आज मैं जल्दी आ रहा हूं। जल्दी 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 लिखें, कंटिन्यूइंग फ्रॉम लेक्चर 9 क्वेश्चन 1 एज्यूम, ऊपर सवाल लिख लेना, बाद में जाके सोच रहे हैं सोल्यूशन किधर है यार, 4 दिन बाद यही होगा, आज तो पता चल जाएगा। कंटिन्यूइंग फ्रॉम लेक्चर 9 क्वेश्चन 1, बहुत जल्दी है, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लें पहले। कंटिन्यूइंग फ्रॉम लेक्चर 9 क्वेश्चन 1 एज्यूम इंस्टॉलमेंट्स आर इन यस एरियर। आगे लिखें, आई हेयर बाय सॉल्व इट, आई हेयर बाय सॉल्व इट विद माई गुनाहगार हैंड्स। हमेशा रिसीवेबल का अकाउंट ही बनाना है बस। जी ये वर्किंग मैंने कर ली, आप लोग अभी तक ये कर रहे हैं। जल्दी करें जर्नल एंट्रीज। ये जो लोग होमवर्क नहीं करते ना, उन्हें कहीं घर में मजबूरियां कोई महीने डेढ़ में कोई एक दफा आती है, कहीं जाना पड़ जाता है। ये मजबूरी रोजाना नहीं होती कि रोजाना ही तुमने होमवर्क नहीं किया होता। कुछ लोगों के साथ वाले इतना पढ़ते हैं फिर बाद में कहते हैं हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, बस पढ़ाई होती नहीं है। झूठ ना बोला करें।
किताबें लेके बैठ जाता हूँ, पता नहीं दिल नहीं करता फिर पढ़ने, अजीब। ओके, यकम जनवरी 9 को कैश रिकॉर्ड करें या 31/12/9 को? 31/12/9। जी क्या? फिर कैश आया, ओके ओके ओके, वॉच हेयर 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 देयर हेयर देयर, इधर इधर देख। इनकम बोले पहले साल की, सॉरी पहले साल की, दूसरे की, तीसरे की। अच्छा, कैरिड ऑन बोले पहले साल का, कितना करें? सही पागल बनाया, इधर डेट चेंज करके पूरा सवाल करा दिया। तो क्या करें भाई, ये भी तो करना था। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में मेरे भाई चेंज नहीं आई। ओके, हाँ जनरल एंट्रीज में डेट बदल जाएंगी, डेट्स बदल जाएंगी जी। 31/12/2009 कैश डेबिट रिसीवेबल या अनअर्न्ड, जो मर्जी कह दें। ये दोनों एंट्रीज उसी तरह होंगी। जब अकाउंट बन जाए ना, फिर एंट्रीज को सोचना नहीं होता, फिर अकाउंट से अप्लाई कर देना होता है। जी बोले, रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेपर हुआ तो इनको कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा, वो फिगर चेंज कर दीजिएगा। कंबाइंड एंट्री कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ कंसिस्टेंसी, ये कर रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट, 31/12/10 जी बोले, कैश डेबिट 76। कंबाइंड एंट्री ना थोड़ी संभालनी मुश्किल हो जाएगी, टी काउंट से में कंबाइंड हम कर नहीं रहे। Where you people going? Why you people are in hurry? Doing? Where is the register? Where is your ballpoint? Where is your mind? Where are you? Okay, वो भाई दरवाजे की कुंडी लगाओ यार। ये रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम। मैं आपसे ज्यादा बोर हो रहा हूँ क्योंकि मैंने अगली क्लास में भी पढ़ाना है, और फिर भी आप लोग इतनी बोरियत शो कर रहे हैं। 7607 और अगले 6 महीने बाद फिर दोबारा पढ़ाना है 2 क्लासों को, मैं इससे ज्यादा बोर हो रहा हूँ। 31/12/2010 11 कैश डेबिट रिसीवेबल
करेक्ट। ये स्टूडेंट्स का जब इंटरेस्ट इस तरह का होता है फिर टीचर की राइटिंग पे फर्क पड़ता है। ये नेचुरल नोट कीजिएगा बाकी क्लासों में भी। 7607 7607। होमवर्क दिया वैसे में नीचे।